तो आज की मेजर न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी केस के अंदर कुछ अपडेट यहाँ पर दी है, डिस्कस करेंगे उसको भी। एंड प्रेसिडेंट रूल फाइनली एंड हो चुका है मणिपुर के अंदर, एंड यूएसए बनाना चाहता है एक अलायंस स्पेसिफिकली ऑन रेयर अर्थ सप्लाईज। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। 5 फरवरी 2026 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज़ आपकी क्या कह रही है? ऑन रेयर अर्थ सप्लाई डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन फॉर वंस सीक्स अलाइज। तो अब हमें ये पता है कि जयशंकर जी, जब हमारे पास ये 18% वाला जो टैरिफ है वो 25 से 18 हो गया था, उसके बाद से आप देखोगे कि जयशंकर जी वहीं पर हैं। वो गए किस लिए थे? क्योंकि अब ये एक मीटिंग यहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही थी फॉर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पर किसको टैकल किया जाना है? प्रॉब्लम यूएसए के लिए मेजरली क्या है? चाइना है। क्योंकि यूएसए को आंख से आंख यहाँ पर चाइना ने लास्ट ईयर दिखाई थी, क्योंकि उन्होंने सप्लाई बेसिकली चाइना ने रोक दी थी किसकी? रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, क्रिटिकल मिनरल्स की, है ना। तो उस चीज़ के ऊपर यहाँ पर उन्होंने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चाइना को टैकल करने के लिए यूएसए को एक ग्रुपिंग बनानी पड़ रही है कि अब क्लोजेस्ट हमारे पास क्या है कि एक ट्रेडिशनल अलायंस बनाई जा सके डिप्लोमेसी के थ्रू। यूएसए के पास एक यही ऑप्शन है। एंड एक मीटिंग किसकी होगी? 50 से मोर ज़्यादा कंट्रीज के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड स्टेबल सप्लाई ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स के पास, जिनके पास वैसे सप्लाई है वो प्रोवाइड कर सके, जिनके पास आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज अवेलेबल है वो प्रोवाइड कर सके, है ना। तो ये एक तरह से किस लिए है? ट्रिगर क्या है? चाइना को काउंटर करने के लिए, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म राइवल है वो यूएसए का, जिसने सिक्योर किया है डोमिनेंट रोल क्रिटिकल मिनरल्स के अंदर। एंड स्पेसिफिकली चाइना ने इसको फ्लेक्स भी किया था ट्रेड वॉर के टाइम पे लास्ट ईयर, ये चीज बोली गई। एंड चाइना जो है माइन करता है 60% ऑफ द वर्ल्ड्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड प्रोसेस करता है 90% ऑफ देम। तो सप्लाई चेन भी वही कंट्रोल कर रहा है। एंड यूनाइटेड स्टेट्स को ऑफर भी किया उन्होंने 1 साल का ऐसे इस तरीके का रिप्रीव इन दिस डील विद मिस्टर ट्रंप इन अक्टूबर। बट वो रिप्रीव अब क्यों लेना चाहेगा कोई, है ना, जो पावर के अंदर है वो क्यों अपना उस ईगो को डाउन करना चाहेगा? बट वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इस वजह से क्रिटिकल एलिमेंट्स के लिए, उसकी सप्लाई चेन के लिए अब यूएसए अलाइज ढूंढ रहा है। तो सबसे पहले उन्होंने जापान के साथ यहाँ पर एग्रेसिवली एग्रीमेंट किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि पोटेंशियल जो है डीप सी सर्चेस के अंदर है, रेयर अर्थ के अंदर। एंड स्पेसिफिकली उनका अब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड के साथ इंटरेस्ट भी जाग गया। देन अब अमेरिका ने क्या किया? 11 कंट्रीज जो कि ज्वाइन करेंगी वेडनेसडे को, मतलब आज कल के दिन पे बेसिकली ज्वाइन कर चुकी हैं, ठीक है। तो 20 इंटरेस्टेड पार्टीज जो है उनको ग्लोबल कोलिशन के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। एंड यहाँ पर टैरिफ के लिए स्पेसिफिकली टैरिफ फ्री ट्रेड्स एंड एक्सचेंजेस इन कंट्रीज के साथ यहाँ पर सरकार करना चाहेगी यूएसए की, जिसके अंदर क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी इंक्लूडेड होंगे। तो इससे क्या होगा? ज़्यादा बढ़ावा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर एक इमर्जिंग ब्लॉक ये हो सकता है अगेंस्ट चाइना, क्योंकि एक फ्री मार्केट स्पेस भी यहाँ पर यूएसए ऑफर करने के लिए तैयार है ना। तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट काइंड ऑफ सिचुएशन ही हो जाएगी। तो इस वजह से अब रेगुलेट किया जाएगा प्राइसेस को इंटरनेशनल लेवल पे। अब यूएसए चाहता है कि चाइना अपनी मनमर्जी का जो अमाउंट है वो लगा रहा है ना, तो अब इन प्राइसेस को हम इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट करेंगे। कैसे? कार्टलाइजेशन करके, कार्टल बनाने के बाद, ठीक है। कि चाइना पहले अब मोनोपोली कर रहा था। अब यहाँ पर ना आप इकोनॉमी की टाइप्स ऑफ मार्केट देखो। अब पहले मोनोपोली है चाइना की, मोनोपोली को यहाँ पर टैकल करने के लिए वो कार्टलाइजेशन यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सप्लाई चेन जो है हम उसको अब हम आप ज़्यादा यहाँ पर तेज बन रहे थे। चाइना को उन्होंने बोला कि अब हम उसको यहाँ पर क्या करेंगे? रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं कि हम फ्री मार्केट तो यहाँ पर नहीं करेंगे, बट थोड़ी बहुत मोनोपोली काइंड ऑफ, बट हम यहाँ पे कार्टलाइजेशन वाला प्रोसेस करेंगे इस चीज़ को लेकर, ठीक है। तो की मिनरल्स को लेकर स्पेसिफिकली मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस उसको यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसा है, चाइना एक ऐसी जगह है जहां पर आप कह सकते हो डोमिनेंट तो वो है ही है, बट अमेरिका की जहां पर हम बात करें, मार्केट है पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, एबिलिटी है एसेंशियली डिस्ट्रॉय करने के लिए इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ कंपनी और अ कंट्रीज प्रोडक्शन। तो अब इसी चीज़ को लेकर इन कॉन्टेक्स्ट टू चाइना उन्होंने भी बोला कि हम उनको मतलब बेसिकली अब इसी तरीके से एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट भी करना चाहते हैं कि चाइना की जो सुप्रीमेसी है उसको, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको लेकर एंड स्पेसिफिकली सप्लाई चेन को लेकर रोका जा सके। देन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है बट हम इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। विच अमंग द फॉलोइंग रेयर अर्थ element is not highly mined due to unstable compounds? First is praseodymium, second है promethium, third है terbium, fourth है holmium। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, प्रोमीथियम। स्पेसिफिकली आइसोटोप है प्रोमीथियम 147, जिसको जनरली बहुत रेयर केसेस में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, क्योंकि एक नीश इंडस्ट्री है। क्यों? क्योंकि हाईली रेडियो एक्टिव एंड स्कार्स ये एलिमेंट हमारे पास एग्जिस्ट करता है। कमर्शियल पर्पसेस के लिए इसको फिर भी यूज़ किया जाता है, बट आपको मैं ये बोलूँगी बहुत रेयर कंडीशंस में, हाईली स्पेशलाइज कंडीशंस के अंदर इसको माइन किया जाता है, जिसके अंदर बीटा रेडिएशन सोर्स को स्पेशलाइज टास्क के लिए इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बाकी जब हम बात कर रहे हैं बाकी सबकी, जैसे प्रेसोडाइमियम की जब हमने बात की, मैग्नेट्स के लिए इसको
यूज़ किया जाता है। देन आपके अदर ऑप्शन यहाँ पर थे जिसमें टर्बियम एंड होलियम भी था, ठीक है। टर्बियम की बात करें ग्रीन फॉस्फरस एलईडीज, यहाँ पर चाइना का है बेसिकली ज़्यादा कंट्रोल आप देखोगे। देन होलियम की बात करें न्यूक्लियर कंट्रोल रॉड्स, लेजर्स, माइक्रोवेव इक्विपमेंट, चाइना, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया तीनों के पास इसके रिसोर्सेज हैं। तो ये अब आपको मेजर डिपॉजिट्स का टेबल भी मिल चुका है, इसको कहीं पे सेव कर लेना, ठीक है। प्राइमरी यूजेस भी आपको पता लग गए हैं, सिंबल भी पता लग गया है, एलिमेंट कौन सा है, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर बताया गया है। देन इंडियन सिटीज कुड सी फार हायर टेम्परेचर राइज देन प्रोजेक्टेड से स्टडीज। तो क्लाइमेट मॉडल के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट का। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट आपको बस सिंपल शब्दों में समझा देती हूँ, वो क्या कहता है कि सिंस हमारे पास अर्बन एरियाज के अंदर आप देखोगे कि पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है एंड लैंड एरिया जो कवर करने के लिए हमारे पास, अब आप कह सकते हो लैंड की अवेलेबिलिटी वो कम होती है। तो लोग यहाँ पर क्या रहते हैं, क्लोज्ड स्पेसेस के अंदर रहते हैं, क्लोज स्पेसेस के अंदर रहते हैं। तो अब इससे क्या होता है, इसके अलावा कंक्रीट का जो यूज़ हो रहा है एंड इसके अलावा जो वेरियस अदर काइंड्स ऑफ एमिशंस हो रहे हैं, कई बार आपके एसीज हो गए, हीटर्स हो गए, गीजर्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, इन सब से जो एमिशंस हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, हीट जो है एक जगह पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैप हो जाती है, ठीक है। अब ट्रैप हो जाती है वो हीट, तो इससे क्या होता है कि जो अर्बन एरियाज के अंदर, ये अर्बन मुद्दा है जिसको हम क्या बोलते हैं, अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट, वैसे UIHE इसको हम बोलते हैं, अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट, कि सिर्फ और सिर्फ आप देखोगे कि इस अर्बन एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर क्लोज विसिनिटी के अंदर पॉपुलेशन रिजाइड कर रही है, लैंड की अवेलेबिलिटी कम है, क्लोज विसिनिटी में लोग यहाँ पर रह रहे हैं, तो जो हीट है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से जो टेम्परेचर है इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो कि अब आप एक शहर की मेट्रो सिटी की बात कर लो, कोई भी एक शहर की ऐसे इस तरीके से बात कर लो, उनका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू अदर नेबरिंग एरियाज जो कि अब लेस डेवलप्ड होंगे या रूरल एरियाज के अंदर फॉल करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली अब जो हीट है वो ज़्यादा है, टेम्परेचर उन अर्बन एरियाज का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात ये हो गई। अब यहाँ पर ये बोला है कि इंडियन सिटीज़ जो हैं इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा आगे निकल सकती हैं, कि जो अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट है हमारे पास उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि अब इंडियंस जो है वो रिलेटिवली बिकॉज ऑफ अदर कंट्रीज डेवलपमेंट और एनीथिंग एल्स, इंडियन स्पेसेस जो है या इंडियन की सिटीज़ जो है, इंडियन सिटीज़ हैं, वो ज़्यादा आप कह सकते हो कि इसके चपेट में आएंगे। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया आपको पटियाला का, कि पटियाला का जो एक्चुअल जो आप कह सकते हो कि 2 डिग्रीज से फर्क होगा एज कम्पेयर टू आसपास वाले रीजन के आसपास, तो ये 2 डिग्रीज का एक्चुअली में इम्पैक्ट 4 डिग्रीज के आसपास जाएगा, ठीक है। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट जो है उसके साथ अगर आ जाता है, पहली चीज़ उन्होंने यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में पटियाला का एग्जाम्पल दिया कि ग्लोबल वार्मिंग एंड अदर कॉन्टेक्स्ट की वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में 2 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हायर वो नॉर्मल होने वाला है। एंड उसके ऊपर से अब हमारे पास अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट जब लग जाता है उसके ऊपर, तो ये 2 डिग्री राइज आपको और ज़्यादा दे देगा, तो टोटल 4 डिग्री से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस से कि जो आपका टेम्परेचर है इस साल इंक्रीज होगा, या आने वाले टाइम में धीरे धीरे करके इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। बस ये आपको सिंपल सी ये न्यूज़ बताती है, एंड ये क्या आपको अर्बन आइलैंड हीट इफेक्ट है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन क्वेश्चन क्या है असर्शन का, कि अर्बन हीट आइलैंड्स कैन हैव वर्स एयर क्वालिटी and water quality than their rural neighbors. Second, reasoning क्या है उसका, कि urban heat island stresses the native aquatic species. Choose the correct answer. आपको कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन सा सही आपको लग रहा है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस इज ऑप्शन नंबर डी, दोनों की दोनों ठीक है स्टेटमेंट्स। अर्बन हीट आइलैंड जो है वर्स एयर एंड वाटर क्वालिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। एयर क्वालिटी क्यों? क्योंकि एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, हीट ट्रैप तो करती हैं, वो भी हमारे पास पोल्यूटेंट्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे एग्जिस्ट करते हैं एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज, अगर रूरल नेबर्स को कंसिडर करते हैं हम। तो वाटर क्वालिटी में भी अगर आप देखो, जो लोकल स्ट्रीम्स होती हैं, है ना, जो शहरों से होकर गुजरती हैं, वहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि पानी गर्म नहीं होगा, अगर धरती वहाँ पर गर्म है या इन एनी केस जो टेम्परेचर वहाँ पर गर्म है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे जो वाटर है वो भी अब कंटामिनेटेड भी होगा पोल्यूटेंट्स की वजह से, प्लस वो जो वाटर है उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। अब वही वाटर जो है नेबरिंग एरियाज में, आसपास वाले एरिया में जब फ्लो करेगा, जहाँ पे अर्बन आइलैंड हीट्स जो है, आइलैंड हीट इफेक्ट इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं है, तो वहाँ की जो नेटिव स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जो कि अब कूलर टेम्परेचर से अडेप्टेड है, उनको भी यहाँ पर आप कह सकते हो कि स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी चांसेस है कि उनका जो इकोलॉजी है, उनका जो एनवायरमेंट है वो खराब हो सके, है ना। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है, बाकी आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी गई है। देन प्रेजेंट रूल एंड्स इन मणिपुर, सीएम स्वॉन इन, तो यहाँ पर पीस जो है प्रायोरिटीज को माना गया है, बट एक तरह से जो ऐसा सेटअप बनाया गया जिसके अंदर दोनों कम्युनिटीज खुश नहीं है, क्योंकि मेती एंड कोजिको जो दोनों कम्युनिटीज हैं वो एक दूसरे से इतना हद तक यहाँ पर लड़ाई हो चुकी है उन चीज़ों को लेकर, कि अब एक ही पॉलिटिकल पार्टी में ना जुड़ने के लिए स्पेसिफिकली जो
कुकीज और एमएलएज हैं उनको वार्न किया गया है कि आप नई गवर्नमेंट का हिस्सा भी ना बने, ठीक है। इतना ज़्यादा लड़ाई हो चुकी है। अब दोनों कम्युनिटीज़ वांट कि हमें एक सेपरेट जो आप कह सकते हो यूनियन टेरिटरी या स्टेट जो है वो बना के दी जानी चाहिए, जो अभी तक सरकार ने यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अभी एक तरह से टेम्पररी सेटअप काइंड ऑफ, बट जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर स्टैब्लिश हो चुकी है। आने वाले टाइम में पीस रहेगा नहीं रहेगा वो हमें नहीं पता है। बाकी जो आपकी जो ये न्यूज़ थी ना सारी की सारी वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकलाइजेशन की बात करती थी, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बस हमारे लिए मेजर हेडलाइन ही इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट है कि प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट कैन बी अप्लाइड ओनली इफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट सबमिट सच रिपोर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है कि द पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी इन अ स्टेट इज वेस्टेड विद द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पर बतानी थी। तुम्हारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट है। अब मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ आर्टिकल 356 जो आपकी प्रेसिडेंट रूल की बात करता है, उसकी पहली ही लाइन यहाँ पर क्या बोलती है कि इफ द प्रेसिडेंट ऑन द रिसिप्ट ऑफ द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर, कि अगर प्रेसिडेंट को ये लगता है ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज, अदरवाइज वर्ड आ गया, मतलब कोई और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नर की यहाँ पर रिटन रिपोर्ट या कंसेंट की रिक्वायरमेंट किसी भी तरीके से नहीं है। अदरवाइज ऑल्सो इफ द प्रेसिडेंट फील्स, तो अब किसी एक स्टेट के अंदर किसी भी तरह की इंसर्जेंसी है तो प्रेसिडेंट रूल को अप्लाई किया जा सकता है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब जो पावर्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, ये दोनों की दोनों तो पार्लियामेंट के पास यहाँ पर रहती है, बट जब हम जुडिशरी की बात करते हैं कि अब जो प्रेसिडेंट है वो प्रोक्लेमेशन कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड कि इस क्लॉज के अंदर जो प्रोक्लेमेशन होती है जब प्रेसिडेंट रूल की, नथिंग इन दिस क्लॉज ये ऑथराइज नहीं करेगा प्रेसिडेंट को कि वो एज्यूम करें टू हिमसेल्फ कि पावर्स वेस्टेड इन और इन एक्सरसाइजेबल बाय द हाई कोर्ट और टू सस्पेंड इन होल और इन पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन, मतलब जुडिशियल पावर्स जो हैं, जुडिशियल पावर्स जो हैं वो ना प्रेसिडेंट ना पार्लियामेंट, ठीक है, वैसे पार्लियामेंट का पार्टी होते हैं प्रेसिडेंट भी, ठीक है, ना प्रेसिडेंट ना पार्लियामेंट दोनों के पास ही वेस्ट नहीं होती। हाई कोर्ट का जो मामला है वो अनटच रहेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल ऑल्सो। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी इनकरेक्ट हो जाती है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। देन डोनाल्ड ट्रंप इज टर्निंग यूएस इनटू एन ऑथोरिटेरियन स्टेट, वार्न्स एचआरडब्ल्यू। एचआरडब्ल्यू इज ह्यूमन राइट्स वॉच। उन्होंने यहाँ पर वार्न किया है कि आपकी सेकेंड टर्म का भी फर्स्ट ईयर यहाँ पर शुरू हुआ है, तो उन्होंने वार्न किया है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है एक ऑथोरिटेरियन स्टेट की तरफ बढ़ता जा रहा है एंड डेमोक्रेसी डिक्लाइन हो रही है। डेमोक्रेसी का जो इंडेक्स है स्पेसिफिकली वो अब लोएस्ट एब के ऊपर है ग्लोबली अगर हम देखें, ठीक है। ग्लोबली अगर हम यूएसए को कंपेयर करें एंड इवन बाकी नेशंस को भी यहाँ पर कंपेयर करके देखें तो डेमोक्रेसी जो है वो कम होती जा रही है। डेमोक्रेसी की जो आप कह सकते हो लोएस्ट एब, लोएस्ट पॉइंट पे डेमोक्रेसी इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर पहुंच चुकी है एंड अमेरिका जो है वो भी एक अथॉरिटेरियन स्टेट की तरह यहाँ पर बनता जा रहा है। एंड लास्ट 40 ईयर्स के बेसिस पे उन्होंने ये डेटा दिया है कि एक डाउनवर्ड स्पाइरल में जो है स्पेसिफिकली ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ह्यूमन राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूएसए जाता हुआ नजर आ रहा है। उनकी एनुअल रिपोर्ट में इस चीज को उन्होंने बोला। तो अब क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहली क्या स्टेटमेंट कह रही है? ह्यूमन राइट्स वॉच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1978। सेकंड, द ह्यूमन राइट्स वॉच इनिशियली इन्वेस्टिगेटेड राइट्स अब्यूजेस इन कंट्रीज व्हिच वर सिग्नेटरीज टू द हेलसिंकी अकॉर्ड्स। सो व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट है कि 1978 में इनको एस्टैब्लिश किया गया था ह्यूमन राइट्स वॉच को एंड वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे उस जगहों को जहाँ पर राइट्स के अब्यूजेस होते थे एंड उसके अकॉर्डिंगली जो एनुअल रिपोर्ट है ये सबमिट भी यहाँ पर करते हैं। तो अब इनिशियली इनका काम क्या था कि 1978 के जब अंदर ये बनाया गया, इंस्टीट्यूट किया गया ये, अब आप कह सकते हो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका मेजर काम क्या था कि जिन्होंने हेलसिंकी अकॉर्ड्स को यहाँ पर साइन किया है तो इसी वजह से उनके एरिया के अंदर, उन कॉन्टिनेंट्स के अंदर ये क्या कर सकें, अब ये जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है ह्यूमन राइट्स के अब्यूजेस की उसके बारे में यहाँ पर रिपोर्ट दे सकें। तो इसको हेलसिंकी वॉच के नाम से भी पहले जाना जा रहा था। तो अब हेलसिंकी अकॉर्ड जो है वो 1975 के अंदर साइन किए गए थे बाय मेजॉरिटी ऑफ द नेशंस, जिसके अंदर यूएसए है, ठीक है, प्लस यूरोपियन यूनियन की मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज हैं। एक तरह से कोल्ड वॉर एरा के टाइम पे या कोल्ड वॉर जब चल रही थी यूएसएसआर एंड इवन जो यूएसए के अंदर, तो एक तरह से हॉस्टिलिटी जो लेवल है ऑफ दीज नेशंस कि वो कम की जा सके टुवर्ड्स यूएसएसआर, ठीक है। तो एक तरह से ये पैक्ट बनाया गया था। अब इसको हम क्या बोलते हैं? हेलसिंकी अकॉर्ड्स।
देन यूएस ईरान कंफर्म टॉक्स अमिड फ्लेयर अप ओवर ड्रोन डाउनिंग। तो यहाँ पर अब डिप्लोमेटिक चैनल्स तो खुल चुके हैं, है ना, बट उसके बावजूद भी यूएसए ने बोला कि जब से आप यहाँ पर आए हो, ठीक है, डिप्लोमेटिक टॉक से पहले अगर आपको धमकाया भी जा रहा था यूएसए के द्वारा, जब जैसे धमकाया भी जा रहा था ना कि वॉर लाइक सिचुएशन हो सकती है, तो अब ईरान ने भी अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया है, ठीक है। कैसे कि मिलिट्री ड्रिल्स उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास यहाँ पर कंडक्ट कराई, ठीक है। अब कहाँ पर है, जो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की जो हम बात कर रहे हैं, क्रिटिकल चोक पॉइंट है किसका, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान के बीच में, जो कि अरेबियन सी में यहाँ पर खुलता है, ठीक है। तो वहाँ पर उन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो मिलिट्री ड्रिल्स को कंडक्ट कराया। प्लस February 3 को यूएस की सेंट्रल कमांड ने ये चीज़ बोली कि ईरानियन शहीद 139 ड्रोन जो है अननेसेसरली मैनूवर कर रहा था टुवर्ड्स अब्राहम, यूएसएस की अब्राहम लिंकन के ऊपर, यानी कि एक वेसल है उसके ऊपर, विच वॉज सेलिंग अबाउट 800 किलोमीटर, जो कि ईरान के सर्दर्न कोस्ट के आसपास सेल कर रही थी, 800 किलोमीटर अवे थी। अब जो ड्रोन है वहां पर साइट किया गया, इट वॉज टेकन डाउन। तो अब F-35C फाइटर फ्रॉम द लिंकन शॉट द ड्रोन। अब इसका ये एक मुद्दा है कि अब वो भी अपनी सर्वेलेंस ईरान अपनी तरफ से यहाँ पर दिखा रहा था। एक सेपरेट इंसिडेंट यहाँ पर हुआ कि 2 ईरानियन बोट्स ने कंपनी किया मुहाजिर सर्वेलेंस ड्रोन को, जो कि अब टाइड थी टू अ सीज्ड यूएस फ्लैग टैंकर, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के आसपास यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा था या खड़ा हुआ था, और एक यूएस गाइडेड मिसाइल ने डिस्ट्रॉय किया इसको। एंड ये ऐसे मल्टीपल ऐसे इवेंट्स देखे गए। एंड शहीद 129 ड्रोन जो है वो कंडक्ट कर रहा था रूटीन लीगल मिशन रिकनेसेंस के लिए, मॉनिटरिंग के लिए एंड इमेजिंग के लिए इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। इंटरनेशनल वाटर्स तो ओपन है सबके लिए, है ना, तो वहां पर किस तरह की सर्वेलेंस आपको कंडक्ट कराने की जरूरत पड़ गई। तो उन्होंने ये बोला कि जो ड्रोन्स का मुद्दा है ना यहाँ पर, ईरान को इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। एंड मे भी हो सकता है ये सिचुएशन फर्दर एस्केलेट हो एंड इसको सामने रखा जा सके ड्यूरिंग दोज डिप्लोमेटिक टॉक्स। तो अब इसके ऊपर क्या डिसीजन लिया जाएगा, फर्दर क्या होगा, बस एक अपडेशन थी, मैंने आपको बतानी थी। देन इन्वेस्टर्स मोर अवेयर ऑफ क्रिप्टो देन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। तो इंक्रीज इन कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो देखी तो गई है, बट वो पार्टिसिपेशन जो है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स यहाँ पे या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या किसी और तरह की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं हुई है। इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादातर इंक्रीज किसके अंदर हुई है, म्यूचुअल फंड्स की हुई है, ठीक है। इवन कि जिसके अंदर ऑप्शंस की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत आप देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा है, क्योंकि अब आपको आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म में ही पता लग जाता है कि आपका लॉस है या गेन है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात चल रही है कि यहाँ पर यही चीज़ बोली गई है, अवेयरनेस जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है सेबी की चेयरपर्सन के द्वारा ये स्टेटमेंट आई है कि लोगों को नहीं है, कि अब द नंबर ऑफ यूनिक इन्वेस्टर्स जो है वो तो ग्रो हुए हैं 43 मिलियन से टू 139 मिलियन टुडे। फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर अब तक जो है 43 मिलियन से 139 मिलियन हमारे पास इन्वेस्टर्स इंक्रीज जरूर हुए हैं, बट जो अवेयरनेस है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, ठीक है, कि वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की तरह आप यूज कर सकते हो, वो सिर्फ 10% लोगों को ही है। तो लो डिपॉजिट्स यहाँ पर देखने को मिली हैं, जहाँ पर स्मॉल सेविंग्स या इंश्योरेंस की बात की जाती है। बट जब हम यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है 15% है। तो 15% है ही है, मतलब लोग क्रिप्टो करेंसी को लेकर ज्यादा अवेयर है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो कि एक मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरह एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर किस लिए है, उन्होंने बोला कि मार्केट स्ट्रक्चर जो है ना बहुत ज्यादा हेविली स्क्यूड है। किससे रिलेटेड है, कि हाईली रेटेड इशूअर्स के द्वारा, कि अब जो ज्यादा चीज पिक्चर में ज्यादा आ जाती है ना, कि बॉन्ड्स की इतनी ज्यादा प्रमोशन तो सरकार की तरफ से, जिसकी तरफ से भी बॉन्ड्स अब रिलीज होती है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी अगर हैं, तो अगर वो रिलीज भी होते हैं तो उसके बारे में इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं पहुंचाई जाती। वेरएज जैसे हम क्रिप्टो करेंसी की बात करते हैं, ऑप्शंस की बात करते हैं, या डिफरेंट ऐसे म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, तो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा प्रोवाइड की जाती है। तो लोगों का जो झुकाव है उनको लेकर वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हेविली स्क्यूड मार्केट हम देखने को मिलता है, कि एक ही तरफ झुकाव मार्केट का ज्यादातर देखने को मिलता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज से। तो यहाँ पर ये चीज बोला कि अब ये शैलो सेकेंडरी मार्केट्स हैं जो चैलेंजेस को यहाँ पर बता रही हैं, कि जो डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट नहीं होने दे रही है, ठीक है। तो रेगुलेशन जो है सिर्फ और सिर्फ इनफ नहीं है। उन्होंने यही चीज बोली है कि मार्केट के अंदर आप सिर्फ रेगुलेट कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वही इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमारा जो नेक्स्ट फेज डिपेंड करता है कि जो इशुअर्स है, इन्वेस्टर्स है, इंटरमीडियरीज है, स्टॉक एक्सचेंजेस है, रेगुलेटर्स है, वो एक साथ मिलकर काम करें और किसी एक ही प्रोडक्ट को इतना ज्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो फेमस ना करें, ठीक है। तो आउटरीच जो है प्रोग्राम्स इसके लिए जरूरी है, अवेयरनेस फैलाना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि एक तरह से लिस्टिंग एक्सरसाइज या लिसनिंग एक्सरसाइज जो है आइडेंटिफाई करे कॉन्स्ट्रेंट्स एंड प्रायोरिटाइज करे इससे रिलेटेड सॉल्यूशंस के कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है एटलीस्ट लोग उसके अंदर भी इन्वेस्ट करना शुरू कर सकें, कि उनको पूरा का पूरा प्रोसेस जो इसके बारे में पता होना चाहिए। देन जयशंकर रूबियो वेलकम ट्रेड डील, डिस्कस द क्रिटिकल मिनरल्स क्वाड कोऑपरेशन। तो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए अब इंडिया को तो यहाँ पर इन्वाइट किया ही गया था, क्वाड से रिलेटेड भी इस साल होने के चांसेस हैं समिट। तो यहाँ पर फॉर्मल एक एग्रीमेंट जो है क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर
हो सकता है आने वाले टाइम में कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप के तौर पर आ सके, जो अब आप कह सकते हो टैरिफ्स है वो तो कम हो ही गए हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसके अलावा क्रिटिसिज्म जो है फ्रॉम द ऑपोजिशन यहाँ पर देखने को मिली है कि जो यूएस के साथ हमारी अभी इस टाइम पे डील हुई है उसके बारे में ऑपोजिशन है, इवन कि लोगों तक या पब्लिक डोमेन में भी मेजॉरिटी ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं बताई गई है, सिर्फ एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है टुकड़ों में प्रोवाइड की जा रही है, दैट द करंट गवर्नमेंट इज नॉट ट्रांसपेरेंट विद द यू कैन से ऑपोजिशन। ठीक है, ये चीज़ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो बट यहाँ पर सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है सरकार के द्वारा कि बात किसके बारे में हुई है, ट्रेड, एनर्जी, न्यूक्लियर, डिफेंस, क्रिटिकल मिनरल्स एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन जो क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन की है, तो इसके लिए भी चाइना के पास जो है, उसके लिए भी इंडिया ने भी एक्सप्रेस किया है कि ठीक है कि यूएस के पास अगर आप चाहते हो थोड़ी बहुत यहाँ पर मोनोपोली को तोड़ा जा सके तो वी आर विद यू। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर डी रिस्क करने के लिए इंडिया जो है उसको भी तैयार हो चुका है। तो प्रेफरेंशियल ट्रेड जोन्स बनाए जाएंगे ताकि जो अब सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन है वो सही से सप्लाई उसकी स्टैब्लिश हो सके सेमीकंडक्टर्स को लेकर। जैसे मैंने आपको ताइवान वाला यहाँ पर आइडिया बताया था कि ताइवान के अंदर जो इंडस्ट्री है वो अभी एग्जिस्ट करती है ना सेमीकंडक्टर्स को लेकर। उसके अलावा अभी यूएसए के अंदर 2027 में ऑपरेशनल होगी, तो सेमीकंडक्टर्स को लेकर यहाँ पर काम बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है कि हम चाइना को यहाँ पर जो रिसेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी यूएसए के द्वारा ट्रेड डील के लिए भी उसको टैकल किया जा सके। एंड यहाँ पर अब मेंबरशिप जो है एक यंग ग्रुपिंग जो कि यूएसए के द्वारा बनाई जाएगी, उसके अंदर अबाउट 50 कंट्रीज एक्सपेक्टेड हैं। ठीक है, तो मेनी ऑफ द अदर कंट्रीज जो हैं दे वर यू कैन से रिप्रेजेंटेड बाय देयर एनर्जी मिनिस्टर्स। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जितने भी ईयर्स ऑफ टेंशन है एंड यूएस के जो टैरिफ्स है इंडियन गुड्स के ऊपर, कि हम यूएसए को अगर खुश करते हैं आने वाले टाइम में मे बी वो भी और ज़्यादा कम हो सकें। ठीक है, तो एज ऑफ नवंबर 2024 की जो अब रीसेट करने की बात आ रही है टाइज एंड पिकअप करेंगे एंगेजमेंट्स विद द विच वर साइडलाइंड इन 2025, पर्टिकुलरली जो क्वाड समिट था अभी एंड इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन थी एंड क्रिटिकल मिनरल्स हो गए, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी हो गई। तो इंडिया को यहाँ पर अब आप कह सकते हो कि यूएसए को अब इंडिया की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट इस सिचुएशन में हो सकती है। एंड यूएस लेड पैक सिलिका जो इनिशिएटिव 2025 के अंदर लॉन्च किया गया था, उसके लिए भी अब यूएसए वुड वांट कि इंडिया जो है उसकी अब पार्टी बने। ठीक है, तो इंडिया जो है वो होस्ट करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, अब आप कह सकते हो इम्पैक्ट समिट है ना, इस साल के अंदर फरवरी में ही स्पेसिफिकली। तो हाई लेवल यूएस डेलीगेशन जो है वो भी एक्सपेक्टेड है आने के लिए। एंड क्वाड समिट दिस ईयर विच वॉज अनेबल टू डू सो इन 2025, वो भी साल होने के चांसेस हैं। तो अब जो मीटिंग है वो एक्सप्रेस कर रहा है कि कमिटमेंट कि हमें एक बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल ट्रेड व्हेन इट कम्स टू सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल रेयर अर्थ एलिमेंट्स सभी को लेकर एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। देन विल नोटिफाई क्वेश्चंस ऑन कास्ट फॉर सेंसस एज पर नॉर्म्स, गवर्नमेंट ने ये चीज़ बोली है। तो कास्ट या इवन की जब हम सेंसस की बात कर रहे हैं तो ये 2 फेजेस में होगा। ठीक है, अब जो कास्ट से रिलेटेड डेटा है वो आपको ये न्यूज़ यही बता रही है कि सेकेंड जो चरण होगा जिसके अंदर अब आपका डेटा सेंसस का कलेक्ट किया जाएगा, उसके अंदर जो है उसके बारे में सवाल जो है तब रिलीज किए जाएंगे। तो सरकार ने बोला कि हम सितंबर के अंदर सेकंड फेज शुरू करेंगे 2027 के अंदर, तो उससे थोड़ा टाइम पहले ही हम आपको सितंबर के मंथ के अंदर ही शुरुआत से पहले कास्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछेंगे। ठीक है, उसी टाइम पे वो रिलीज किया जाएगा एंड एज पर द नॉर्म्स ऑफ द यू कैन से गवर्नमेंट है ना, कि सिक्योरिटी रीजन या वट एवर मे बी रीजन्स की वजह से सेंसस से रिलेटेड जो डाटा है या जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सेंसस के अंदर वो अब कब होंगे रिलीज, तभी होंगे सितंबर 2027 के अंदर। देन कोऑपरेटिव कैब सर्विस, ठीक है, जिसको हम भारत टैक्सी के नाम से जानते हैं, उसको लॉन्च किया जा रहा है कि ये इंडिया की पहली फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, राइड हेलिंग अगेन ऊबर एंड ओला, बट ये अब किसकी वजह से है कि फर्स्ट कोऑपरेटिव बेस्ड पे। ठीक है, अब यहाँ पर इसको कंसेप्चुलाइज किया गया है ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव स्पेसिफिकली मोबिलिटी सेक्टर के लिए। अब प्लेस कर रहे हैं ड्राइवर को एज सारथीस। ठीक है, सारथीस जो सारथी वर्ड आया है वो महाभारत वर्ड से जैसे हम यूज करते हैं ना, तो चैरिटियर्स की तरह उनको यहाँ पर नाम दिया जा रहा है। तो एक तरह से ओनरशिप ली जाएगी, ऑपरेशंस एंड वैल्यू क्रिएशन जो है उसके ऊपर सरकार अब काम करना चाहती है। तो टॉप 6 परफॉर्मिंग सारथीज जो है उनको ऑनर किया जाएगा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए। तो ईच ऑनर्ड सारथी उसको प्रोवाइड किया जाएगा एक पर्सनल इंश्योरेंस जो है एक्सीडेंट का 5 लाख रुपए तक का कवर होगा एंड फैमिली हेल्थ इंश्योरेंस कवर होगा, वो भी 5 लाख रुपए का होगा और रिफ्लेक्ट करेगा भारत टैक्सी की कमिटमेंट के वेलफेयर यहाँ पर लॉन्ग टर्म सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि 9 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो एक्सचेंज किए गए की पब्लिक एंड प्राइवेट स्टेक होल्डर्स के बीच में। एंड भारत टैक्सी का मेजर एम क्या है कि सभी स्टेट्स तक इसको एक्सपैंड किया जा सके, सिटीज को भी एक्सपैंड तक किया जा सके एंड जो कंट्री है इन द नेक्स्ट 2 years जो है अब प्रॉपर कनेक्टिविटी थ्रू भारत टैक्सी प्रोवाइड की जा सके। देन आपकी नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि सारस क्रेन की जो पॉपुलेशन है उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला है। नंबर ऑफ स्टेट्स की जो आप कह सकते हो कि स्टेट बर्ड्स भी हैं एंड जो सारस क्रेन के बारे में आपको यही बताया गया है कि अब ये सबसे बड़ी भी क्या टॉलेस्ट इन हाइट जो है उस तरह की बर्ड्स हैं दोज कैन फ्लाई। ठीक है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। देन विलिंगनेस टू पे अप में नॉट सेफ बैंक स्कैम
कल्यूडर्स, सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दी है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अनिल अंबानी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या केस चल रहा है? केस चल रहा है 3-4 साल पहले से, ठीक है, कि अनिल अंबानी जी की जो फर्म थी उनको यहाँ पर लोन दिए गए थे, इन्वेस्टमेंट्स जो हैं की गई थी, लोन दिए गए थे, नॉट इन्वेस्टमेंट्स, लोन दिए गए थे बाय मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जिसके अंदर पब्लिक बैंक्स भी इंक्लूडेड हैं। तो अब ये माना जा रहा है कि जब इन्वेस्टिगेशन हुई है, जब ये चीज़ हुई है कि जो लोन्स के बारे में वेयर अबाउट से पूछे गए, तो इनिशियली लोन जो है वो सैंक्शन किया गया था फॉर सर्टन काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, बट अभी ये पता लग रहा है वो पैसा जो है कहीं और भेजा गया था। इट वाज नॉट डन फॉर, यू कैन से, बिजनेस पर्पसेस, कि इस पैसे को कहीं और गलत जगह पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो एक्चुअल पर्पस स्टेटेड फॉर टेकिंग लोन, उसको यहाँ पर तो उस पैसे को यूज़ नहीं किया गया है ना। तो अब इसके अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोब्स जो हैं वो लॉन्च हो चुके हैं, ईडी जो है इसका पार्ट बन चुकी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जाके बस उनके जो एडवोकेट उन्होंने ही बोला कि वी आर विलिंग टू पे बैक दैट अमाउंट। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सिंपल सी बात बोली कि अब विलिंगनेस टू पे बैक द अमाउंट विल नॉट लीड टू रिडक्शन इन लाइबिलिटी। उन्होंने बोला जो पैसा जो है अगर आप अभी भर भी देते हो वो मैटर नहीं है, जो पैसा आपने यहाँ पर इधर से उधर किया है वो मैटर है यहाँ पर, है ना। तो आपको लाइबिलिटी तो यहाँ पर फिर भी होगी, ठीक है, पैसा आपको देना ही पड़ेगा, पैसा तो देना ही है। उसके अलावा जो भी आपके यहाँ पर क्रिमिनल चार्जेस हैं वो भी आपको बियर करने पड़ेंगे, उसका कॉस्ट भी आपको बियर करना पड़ेगा, प्लस आपको जो अगर पनिशमेंट होती है टर्म की वो भी आपको यहाँ पर बियर करनी पड़ेगी। प्लस उन्होंने यहाँ पे ईडी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है काफ़ी ज़्यादा कि आपने इतना टाइम क्यों लिया किसी तरह का एक्शन लेने के लिए, कि ये तो काम तभी का तभी हो जाना चाहिए था, कि जस्टिस उसी टाइम पे दी जानी चाहिए थी। तो अभी के लिए बस यही है कि एसआईटी, ठीक है, एसआईटी की फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, जो कि अभी इन्वेस्टिगेट करेगी पूरे के पूरे मैटर को इन डेप्थ। देन डी नोटिफाइड ट्राइब्स सीक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन सेपरेटेड सेंसस एंट्री। तो सेंसस के अंदर अब जो डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं वो बोल रहे हैं कि हमारी डिफरेंट कैटेगरीज होनी चाहिए, कि डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं, नोमैडिक ट्राइब्स हैं, सेमी नोमैडिक ट्राइब्स हैं, ठीक है, वो एक सेपरेट कॉलम 2027 के कास्ट सेंसस के अंडर यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एंड उसके पीछे का रीजन यही है, उन्होंने बोला कि ट्राइब्स के अंडर तो आप हमें यहाँ पर कवर कर देते हो, बट डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है उन तक सोशल स्कीम्स जो हैं या हमारी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर सही तरीके से नहीं हो पाती। तो अब उनका यहाँ पर आइडिया क्या है कि एक अलग से कॉलम उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा सके, बट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि उनको कास्ट जो है वो अब ट्राइबल कैटेगरीज के अंदर ही अलग से कॉलम के अंदर डाला जा सके, है ना, ताकि अगर उनका डेटा अगर कलेक्ट हो भी रहा है तो वो उस तरीके से अंडर दोज ट्राइब्स ही हो सके। बट डी नोटिफाइड ट्राइब्स वांट कि हमारे लिए एक अलग से कॉलम हो। तो अब यहाँ पर आपको जो न्यूज़ आर्टिकल है उसके अंदर हिस्ट्री थोड़ी सी दी गई है कि 1931 के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कास्ट एन्यूमरेशन की गई थी। 1931 के बाद से लेकर अब कास्ट एन्यूमरेशन की यहाँ पर बात की जा रही है। एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स या इवन ट्राइबल लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो स्पेसिफिकली डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो हैं उनको तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे अगर आप देखो कि 1800s के अंदर जब 1871 के अंदर सबसे पहले आप कह सकते हो कि सेंसस कंडक्ट हुआ था, तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स को यहाँ पर क्रिमिनल ट्राइब्स के डेटा के अंदर डाला गया था, बिकॉज दे वर द फर्स्ट सेट ऑफ पीपल जिन्होंने अब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट स्टैंड होकर कोई ना कोई एक्शन लिया था। ठीक है, तो दे वर द फर्स्ट वंस टू रिवोल्ट, तो इसी वजह से उनको क्रिमिनल ट्राइब्स की तरह यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा था। तो इसी वजह से 1871 का जो एक्ट है वो अब क्या कर रहा था, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के अकॉर्डिंगली उनको क्रिमिनल ट्राइब्स यहाँ पर बताया गया था। ठीक है, तो 1871 के लॉ के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है इट वॉज फॉर द रजिस्ट्रेशन सर्विलेंस एंड कंट्रोल ऑफ सर्टन क्रिमिनल ट्राइब्स एंड यूनांग्स। ठीक है, तो अब 1871 के एक्ट के अकॉर्डिंगली जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर पास किया था, इनका डेटा इसीलिए कलेक्ट किया गया था कि एटलीस्ट नंबर पता लग सके, एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के लिए कोई भी ऐसी सिचुएशन होती थी तो उस एरिया में जाकर किसी तरीके की कार्रवाई हो सकती थी। तो उनके अपने अलग रीजन थे, बट अब तो वो हमारे सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, ब्रिटिशर्स जा चुके हैं, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर अब उनकी अलग से सेपरेट डिमांड है, होगी नहीं होगी वो नहीं पता है। तो अभी किसी भी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट भी उनके पास नहीं है डी नोटिफाइड ट्राइब्स के पास। तो जो अब सेंट्रल स्कीम्स जो हैं, स्टेट स्कीम्स जो हैं, जैसे इसकी सीड स्कीम हो गई है, वो भी अब सिर्फ और सिर्फ कुछ चंद परसेंटेज ऑफ द पीपल दे हैव इट, है ना। तो डी नोटिफाइड ट्राइब्स जो है एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो कि अगर माइनॉरिटीज़ में भी अगर आप कह सकते हो कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, तो अंडर दैट सिचुएशन ऑल्सो भी अगर आप देख लो सोशल स्कीम के लिए उनके पास कोई ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि उनके पास एक्सेस हो सके, क्योंकि अभी कास्ट सर्टिफिकेट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट भी क्या, तो कुछ भी अगर पेपर वर्क यहाँ पर नहीं है तो डिफरेंट स्कीम्स का एक्सेस उनके पास नहीं होगा। देन एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर्स प्रोटेक्टेड इन इंडिया यूएस ट्रेड डील, गोयल टेल्स इन पार्लियामेंट। तो यही जो सेम चीज़ है, कल उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दी थी, यही सेम चीज़ की जो स्टेटमेंट है उन्होंने इस बार पार्लियामेंट को भी दी है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को एट एनी कॉस्ट किसी भी तरीके से स्टेक पे नहीं रखेंगे। तो हमारा जो डेयरी इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, इट इज़ वेल प्रोटेक्टेड। ठीक है, कि हमने अभी उनको एक्सक्लूसिवली यहाँ पर रखा गया है, यूएसए ने जो अपने एक्सक्लूसिव एरियाज हैं उनको भी यहाँ पर प्रिजर्व किया है, उनका भी नेशनल इंटरेस्ट था, हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट है, तो हमने ये प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट जो डिस्कशन है इसके रिगार्डिंग कर ली है। तो एग्रीकल्चर एंड डेयरी सेक्टर्स जो हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अंडर द इंडिया यूएस ट्रेड डील। ठीक है,
तो यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। देन यूपीएससी की नोटिफिकेशन कल आ गई है, ठीक है, फाइनली अब पेपर भर लेना उसी के अकॉर्डिंगली। एंड जो लोग ऑलरेडी इन सर्विसेज हैं तो 2027 तक के लिए उनको भी यहाँ पर ऑप्शन दी गई है ना, लास्ट अटेम्प्ट के लिए, कि अगर आप चाहते हो वापस से दोबारा पेपर देना बीइंग इन सर्विसेज ऑल्सो, है ना। तो चलो तैयारी को अब शुरू करो अच्छे से एक्चुअली से, ठीक है, और ज़्यादा सीरियस होकर तैयारी करना यहाँ पर शुरू कर दीजिए। एंड यूपीएससी का फाउंडेशन बैचेस फॉर 2027 इज़ अवेलेबल। एंड 2026 का जो क्रैश बैचेस है वो अवेलेबल है। इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट्स है क्रैश के वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप फटाफट से प्री की तैयारी यहाँ पर शुरू करना चाहते हो, करंट अफेयर्स का बैचेस अलग से एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अब अपनी तैयारी जिस भी तरीके से हो सकती है पॉसिबली उसको और ज़्यादा तेज़ करने की आपको ज़रूरत है। एंड स्टेट पीसीएस के बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल है। किसी भी तरह की बैच की इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हो तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या cp.class@gmail.com पे ईमेल कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट www.cpclasses.com पे भी विजिट कर सकते हैं। एंड कोई डाउट होता है तो न्यूज़पेपर डाउट रेजोल्यूशन आपके पास टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आप पूछ सकते हैं। एंड वैसे भी अगर आपको अपार्ट फ्रॉम दीज न्यूज़ कोई डाउट होता है तो आप मुझे बता सकते हैं, कॉमेंट सेक्शन भी आपके पास अवेलेबल है। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।